सभी को नमस्कार। जैसा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि ज्वर की चिकित्सा को पढ़ना है, चिकित्सा स्वरूप को लेना है। पहला जब हम चरक चिकित्सा में कहें तो चरक चिकित्सा में जो फर्स्ट अध्याय है वो है रसायन, दूसरा है वाजीकरण। लेकिन जब चिकित्सा की बात करते हैं तो व्याधियों की आवश्यकता है। जैसा कल हमने जब डिस्कशन किया या बात करी तब ये पाया कि हेतु, लक्षण और औषधि, ये तीनों के माध्यम से जब हम औषधि हेतु देखते हैं तो उसके लिए व्याधि चाहिए, जब लक्षण देखते हैं तो उसके लिए व्याधि चाहिए, जब हम औषधि देते हैं तो उसके लिए भी व्याधि चाहिए। तो व्याधियों में सर्वप्रथम जब आते हैं तो ज्वर का नाम सर्वप्रथम आया है। सबसे ज्यादा बलवान व्याधि के बारे में बताया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सबसे ज्यादा मोह क्रिएट करने वाला, आतंक क्रिएट करने वाला, रुजा क्रिएट करने वाला जो व्याधि है वो है ज्वर। ज्वर की जब हम चिकित्सा देखते हैं तो हम अनेक चीजों में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं चरक संहिता तो हमें यह प्राप्त होता है कि जो ज्वर की चिकित्सा लिखी गई है या फिर कोई भी चिकित्सा लिखी गई है ये क्वेश्चन आंसर मेथोडोलॉजी पे है। प्रश्न जब आचार्य पुनर्वसु से किए गए और अग्निवेश जी ने जो प्रश्न किए उनके माध्यम से ये प्रश्नोत्तरी जो प्रतियोग अवस्था है उसके माध्यम से पूरी संहिता लिखी गई। संहिता लिखने का मूल उद्देश्य यही था कि जो अग्निवेश तंत्र है उसमें जो उन्होंने सवाल अपने गुरुवर से पूछे और जो गुरु ने उन्हें उत्तर दिए उसको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक सूत्र लिखा गया। प्रैक्टिकली किस तरीके से यूटिलाइज करें और क्लिनिकली जब हमारे सामने पेशेंट आता है तो हमें किस तरीके से संहिता को एक ब्रिज की तरह यूज करना चाहिए और उस नॉलेज को उस वे प्रैक्टिकली किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, इन बातों पे आज से चर्चा करी जाएगी। उस चर्चा में हम जब सबसे पहले देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि उनके आंसर का प्रैक्टिकल एनालिसिस। सबसे पहला जो उन्होंने सवाल पूछा, हम ये देखेंगे कि जो मल्टीपल जोन्स हैं संहिता के, उनके रेफरेंस किस तरीके से कोलैबोरेट किए जा सकते हैं और उन कोलैबोरेशन में क्या किस तरीके से इसका लाभ लिया जा सकता है। जैसे कि जब हम ज्वर के बारे में बात करें तो ज्वर का मूल जो रेफरेंस है वो है चरक चिकित्सा अध्याय 3। इसके साथ में जब हम उसके निदानों को देखते हैं कि हेतुओं को कहां से देखा जाए तो चरक निदान स्थान अध्याय 1, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में उसकी चिकित्सा के कुछ अंश के बारे में भी मेंशन है और अगर स्रोतों के अनुरूप देखा जाए तो चरक विमान स्थान अध्याय 5 में भी उसके रेफरेंस दिए गए हैं। रस व स्रोत दृष्टि के हेतु लक्षणों में अगर आप देखें तो ज्वर एक लक्षण के स्वरूप आता है, लेकिन जब उसके हेतुओं के बारे में बात करें तो मूल तरीके से अगर स्रोतों की दृष्टि के अनुरूप देखा जाए तो रस व स्रोत दृष्टि के हेतु चरक विमान स्थान अध्याय 5 में लिखे हैं, जिसमें बताया गया है गुरु शीता मति स्निग्ध मति मात्रम संशनात रसवाहानी दुष्यंती चिंतना मति चिंतया। तो इसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जो हमारे आहार के दृष्टिकोण से जो हेतु हैं, विहार के दृष्टिकोण से जो हेतु हैं और मानसिक रूप से जो दृष्टिकोण से हेतु हैं, उन सभी हेतुओं का वर्णन चरक विमान स्थान अध्याय 5 में रस व स्रोत दृष्टि के रूप में बताया। जिसमें लक्षणों को जब देखा गया तो चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में ज्वर को रस व स्रोत दृष्टि के एक लक्षणों में ज्वर को एक सम्मिलित किया गया। लेकिन मूल रूप से जब हम चिकित्सा अध्याय में पहुंचे तो ज्वर जो है मूल रूप से प्रथम व्याधि बताया गया, जिसके बारे में एक डिटेल एलेबोरेशन दिया गया है, जिसमें ये क्लियर किया गया है कि ज्वर के अनेक प्रकार हैं, जिसमें मूल रूप से वो निज और आगंतुज रूप से है। निज रूप से जब उसे देखा जाता है तो वो वात पित्त कफ, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज और सन्निपातज। जब सन्निपातज को देखा जाता है तो विषम ज्वर उसके अंतर्गत आ जाते हैं, सन्निपातिक अवस्था आ जाती है। इस तरीके से इनका एक विभाजन है। आगंतुज रूप से जब एक्सटर्नल फीचर्स के रूप में उसे देखा जाता है तो अभिघात, अभिसंगज, अभिचारज, अभिशापज, इस तरीके से अनेक कारण उसके भी बताए गए हैं। इससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि जो ज्वर है उसके भी पार्शियल सब डिविजन्स हैं। जब हम हेतुओं को देखते हैं तो हमें स्पेसिफिकली जब हेतु को एनालाइज करना चाहिए तो उसका कंपाइलेशन जब हम देखते हैं कि पेशेंट को कैसे समझा जाए कि इसे ज्वर है, तो रसवा स्रोतस के जो सामान्य हेतु हैं, गुरु शीता मति स्निग्ध मति मात्रम संशनात रसवानी दुष्यंती चिंतना मति चिंतया, इसको जब हम देखते हैं तो गुरु आहार लेना, मतलब कि जो देर से पचे ऐसी चीजों को डे टू डे लाइफ में जब हम देखते हैं तो आजकल लोगों का पनीर इनटेक या फिर ऐसी चीजें जो कि गुरु होती हैं, उनका गुरु की एक लिस्ट पूरी दी गई है,
उसमें अगर हम देखते हैं तो नॉन वेजिटेरियंस जो हैं, ज़्यादातर गुरु चीज़ें खाने वाले, जो पनीर का इंटेक बहुत करते हैं, मीठे का इंटेक बहुत करते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि भैंस का दूध ज़्यादा लेते हैं, भैंस का घी ज़्यादा लेते हैं, इस तरीके से गुरु शीतलता से जिसके गुण शीत हैं, उन शीत गुणों के जो स्वरूप है उनको भी अगर देखा जाए तो ऐसे शीत गुणात्मक चीज़ें भी अगर इनटेक में आ रही हैं तो भी वो रसवा स्रोतस की दृष्टि कर सकती हैं और उन ब्लॉकेजेस के कारण क्लियरली ज्वर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चरक मीमांसा अध्याय 5 में गुरु शीत अति स्निग्ध, डीप फ्राई चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक करना, इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेना जो अति स्निग्ध हैं, एक्सेसिव जिसमें फैट का कंटेंट होता है, उनको लेने वाले आप डाइट प्लान पूछिए, सुबह से शाम तक पेशेंट क्या लेता है, उन चीज़ों को आप एनालाइज करिए जिसमें गुरु हो, शीत हो, अति स्निग्ध हो, अति मात्रा में, जितनी मात्रा में वो लेता है, जितनी मात्रा में उसे पचना चाहिए, उसे लघुता आना चाहिए भोजन लेने के बाद, अगर वो नहीं आ रही है, उससे ज़्यादा मात्रा में अगर उसका सेवन कर रहा है तो अति मात्रा का सेवन। अति मात्रम समशनाद, समशन का अगर वो पालन कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देरों में चीज़ों का ले रहा है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में वो ज़्यादा अति मात्रा में भोजन को सेवन कर रहा है, तब भी चिंतनाम अति चिंतया, चिंतन करना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। चिंता करना सबसे बड़ा कारण है कि एक ही चीज़ की चिंता विदाउट एनी लॉजिक, वो चिंता कहलाती है। लेकिन लॉजिकल थॉट्स को भी कंटिन्यूसली, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटल कामों को करते हैं, प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, इन चीज़ों का भी एक्सेसिव अगर बर्डन है, जो इसे हम चिंतन कहते हैं, अगर ये दोनों भी कारण हैं तो भी एक मानसिक रूप से रसवा स्रोत दृष्टि को ब्लॉक करने के ये सभी कारण चरक मीमांसा अध्याय 5 में मेंशन है। जब हम वापस जाते हैं संहिता को पढ़ने के लिए तो तंत्रयुक्ति लगाकर हम जब वापस चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में जाते हैं तो हमें लक्षणों की प्राप्ति होती है, और उन लक्षणों में जब रसवा स्रोत दृष्टि के लक्षणों को देखते हैं तो हमें मिलता है कि वो एक ज्वर के रूप में एक लक्षण है। अश्रद्धा, रुचि, हास्य, वैरस्यता, इन लक्षणों के साथ साथ में ज्वर भी एक लक्षण के रूप में वहां दिखता है। इसका मतलब है रसवा स्रोतस दृष्टि के जो हेतु हैं वो ज्वर के मूल हेतु होंगे। जब हम पेशेंट से एनालाइज करेंगे तो हमें हेतुओं में गुरु शीत, अतिमात्रा, अति स्निग्ध चीजें, समशन करना, चिंतन करना, चिंता करना, ये सब हेतु उसके सामने, हमारे सामने हमें दिखाई देंगे। ज्वर उसका लक्षण होगा। अब ज्वरों में भी हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है कि वो वातज ज्वर है, वात पित्त ज्वर है, कफज ज्वर है, या एक दोष से उत्पन्न होने वाला शारीरिक ज्वर है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दोषों से है, या फिर तीनों दोषों के रूप से आ गया है। तो सामान्य रूप से वातिक ज्वर के लिए कॉम्बिनेशन रसवा स्रोत दृष्टि का ब्लॉकेजेस होना, ये तो एक इनिशियल फैक्टर है ही, साथ में उसमें वात के हेतु भी और बढ़ेंगे, और जो वात के हेतु बढ़ेंगे उनको क्लब करके हमें पेशेंट से पूछना चाहिए। जब हम क्लब करते हैं वात के हेतुओं को, और साथ साथ में जब हम क्लब करते हैं रसवा स्रोत दृष्टि के हेतुओं को, तो हमें एक ज्ञात होता है कि जब हम कॉम्बिनेशन है तो वो वातज ज्वर के लक्षणों को दिखाई देता है। उसी तरीके से जब हम पित्तज ज्वरों में पित्त के हेतुओं को देखेंगे और कॉम्बिनेशन करेंगे रसवा स्रोत दृष्टि के हेतुओं के साथ, तो वो पित्तज ज्वर के लक्षणों को दिखाई देता हुआ सब मिलेगा। फिर हम कफ में भी इसी तरीके से कफ के जो निर्माण हेतु हैं उनको क्लब करेंगे रसवा स्रोत दृष्टि के हेतुओं को, तो हमें कफज ज्वर के लक्षणों का लक्षण प्राप्त होगा। ये हुआ जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी, हेतु, लक्षण और औषधि। तो हमने हेतुओं को एनालाइज करना चालू करा। मूल हेतु दृष्टि होंगे यहाँ पर रसवा स्रोतस के, कॉम्बिनेशन होगा वात का या पित्त का या कफ का, या फिर जो दोष इसमें दुष्ट हुए जा रहे हैं, या पेशेंट जिन लक्षणों जिनको ज्यादा सेवन कर रहा है उन पर। अभी हम पहले रॉ ज्वर को समझेंगे, फिर एक एक करके स्पेसिफिक ज्वर यानी कि वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त कफज, कफ पित्त कफज, त्रिदोषज, उसमें भी विषम ज्वर अवस्थाओं को फिर से स्पेसिफिकली एनालाइज करते हुए चलेंगे। उसके पहले हम ये समझें कि ज्वर में किस तरीके से हमें समझना है। तो हमने देखा कि ज्वर के हेतु जो कि रसवा स्रोतस में के दृष्टि हेतु हैं, चरक मीमांसा अध्याय 5 में बताए गए हैं। जो ज्वर के लक्षण हैं उनकी प्राप्ति हमें चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 से हुई, जहां पर क्लियरली मेंशन है कि ज्वर जो है वो रसवा स्रोतस दृष्टि का एक लक्षण है। अब ज्वर के लक्षणों को एनालाइज करना, ज्वर का मूल लक्षण जो चरक निदान स्थान अध्याय 1 में बताया है कि ये संताप है। संताप किस चीज का? संताप शारीरिक संताप है, इंद्रियों का संताप है और मन का संताप है। शरीर का संताप मतलब कि देह के जो हमने फैक्टर्स पढ़े चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में,
कि वात पित्त और कफ जो है इसके मूल स्थान है। वात पित्त कफ जो है जिसमें दुष्टि हो सकती है, तो वहां पर बताया गया कि देह के संताप में हमें याद ध्यान रखना चाहिए वात पित्त कफ और सप्त धातुओं का। इनमें गत जो ज्वर हैं, वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, इनके कॉम्बिनेशन के ज्वर और साथ साथ में धातुगत ज्वर, ये क्लियरली देह के संताप के लक्षणों में प्राप्त होंगे। उसके बाद इंद्रियों के संताप में इंद्रियां फिर से दो भागों में विभाजित होती हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों के जो संताप हैं उनके लक्षण भी हमें इरिटेबिलिटी के फॉर्म में या स्पेसिफिक इंद्रियों की दुर्बलता या उनके संताप के लक्षणों के फॉर्म में मिलेंगे। लास्ट में आता है मन का संताप, जो इरिटेबिलिटी, या मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके हेतुओं में चिंता और चिंतन दो सेगमेंट हैं। जो इरिटेबिलिटी क्रिएट होती है, जो संताप क्रिएट होता है मन का, उसमें भी आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि एक सेगमेंट है चिंता करना, इलॉजिकल थॉट्स को लगातार सोचना, और चिंतन करना, लॉजिकल थॉट्स का कंटिन्यूस सोचना। ये दोनों ही आजकल बड़े फैक्टर्स हैं। तो स्ट्रेस इंड्यूस जो इरिटेबिलिटी क्रिएट होती है वो भी एक तरीके से मन संताप, जो कि ज्वर का एक लक्षण है, वो भी समझना चाहिए और इसे भी ट्रीट करने के लिए सत्वावजय चिकित्सा का प्रयोग इसमें डेफिनेटली करना चाहिए। अब आई तीसरी बात, जो ज्वर के सामान्य लक्षणों को हमने ध्यान में रखा, जिसमें हमने हेतुओं को देखा, अब लक्षणों को देखा। अब उसके बाद हमारी चिकित्सा का सेगमेंट है। जब हम चरक सूत्र स्तन अध्याय 28 में जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि जितने भी रसवा स्रोतस की व्याधियां हैं उनकी मूल चिकित्सा लंघन है। जब हम लंघन को समझना चाहते हैं तो लंघन को हमें इन डिटेल अगर समझना है तो वापस चरक सूत्र स्तन अध्याय 22 में लंघन ब्रहणी अध्याय में जाना चाहिए। वहां लंघन के प्रकारों को देखना चाहिए। लंघन के जब हम प्रकार, तो हमें बहुत क्लियरली कि इसमें यानी कि वमन, विरेचन, बस्ती और शिरोविरेचन और निरूबस्ती, ये चार प्रकार के शोधन यानी कि ये भी लंघन के प्रकार हैं। और इसके अलावा दीपन पाचन भी इसके लंघन के प्रकारों में से आया है। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्तन अध्याय 22, लंघन के प्रकारों में से। जब हम लंघन के प्रकारों का प्रयोग करते हैं तो आभ्यंतर लंघन यानी कि दीपन पाचन के माध्यम से भी आपकी चिकित्सा होती है। तो इसमें लंघन की चिकित्सा का प्रयोग किस तरीके से क्लब करते हुए हम कर सकते हैं, इन डिटेल लंघन से क्या लाभ होंगे और क्या चिकित्सा का स्वरूप होगा, इनकी डिटेलिंग हम करेंगे। आज हमें यह समझना है कि हेतुओं को कहां से क्लब करना है। तो हेतु हमने देखा, इसको समराइज करता हूं। हेतु हमें देखना है चरक विमान स्थान अध्याय 5 रस्व स्रोत दुष्टि के हेतुओं से। लक्षणों को देखना है हमें चरक सूत्र स्तन अध्याय 28, लक्षणों में ज्वर के लक्षण जो हैं वो रस्व स्रोत दुष्टि में मिलेंगे। अब उस लक्षणों को इन डिटेल करना है चरक चिकित्सा अध्याय 3 में, चरक निदान स्थान अध्याय 1 में। ये दोनों रेफरेंसेस को जब आप क्लब करेंगे तो आपको मिलेगा कि इन लक्षणों की इन डिटेल चीजें दी गई हैं, जिसमें ज्वर के पूर्व रूप, उनके लक्षण, वातज ज्वर के, पित्तज ज्वर के, कफज ज्वर के, द्वंद्वज ज्वर के, सन्निपातित ज्वर के अलग अलग लक्षणों के बारे में मेंशन है। मूलतः संताप जो लक्षण इसमें आया है वो हमें देह के रूप में, इंद्रियों के रूप में और मन के रूप में तीनों अलग अलग डिविजन्स पे करना चाहिए। जब चिकित्सा के बारे में बात तो आपको लंघन इसकी मूल चिकित्सा है, इसको कंसिडरेशन में लेकर इसे अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि लंघन का प्रयोग हम करेंगे। अब ज्वर में किस तरीके से वमन का प्रयोग होगा, ज्वर में किस तरीके से विरेचन का प्रयोग होगा, वहां पर निरूबस्तियों का क्या उपयोग है, शिरोविरेचन का लाभ कब लिया जा सकता है, दीपन और पाचन का प्रयोग किस तरीके से करना है, ये हमारे दिमाग में अब 3 फेज क्लियर हो गए हैं। ज्वर का हेतु चरक विमान स्थान अध्याय 5, ज्वर के लक्षण चरक सूत्र स्थान अध्याय 28, चरक चिकित्सा अध्याय 3, चरक निदान स्थान अध्याय 1, ज्वर की चिकित्सा जो है चरक सूत्र स्थान अध्याय 28, इन डिटेल चिकित्सा चरक चिकित्सा अध्याय 3। अब इसमें लंघन का प्रयोग किस तरीके से करना है, ये हमारा नंबर 1 काम है, जो कि हम जब औषधियों के बारे में सोचते हैं तो लंघन के बारे में सोचते हैं। अब लंघन के बारे में यह सोचा गया है कि पहले हमें शोधन के रूप में लंघन, शमन के रूप में लंघन और अद्रव्यभूत चिकित्सा में भी लंघन किस तरीके से किया जा सकता है, इन 3 सेगमेंट को डिवाइड करना होगा। शोधन के रूप में जब हम लंघन करेंगे तो वमन, विरेचन, निरूबस्ती और शिरोविरेचन का प्रयोग करना होगा। जब हम शमन के रूप में इसे करेंगे तो दीपन पाचन हमारे रूप में मूल रूप से आएगा। फिर हमें शुदालंघन, त्रिशालंघन और साथ साथ में आतप लंघन का जो प्रयोग है वो हम अन्य अद्रव्यभूत चिकित्सा में उपयोग करेंगे। इस तरीके से चिकित्सा को हमें सब डिवाइड करना है।
वमन का प्रयोग जब हमें बताया गया है तो इसमें क्लियर कट रेफरेंसेस हैं कि वमन का प्रयोग जो है हमें कफज ज्वर में प्रयोग करने में आता है। जो विरेचन का प्रयोग है वो अनेक अवस्थाओं में, विरेचन का प्रयोग कई धातुगत अवस्थाओं में भी आया है और साथ ही साथ विषम ज्वरों में भी आया है और साथ ही साथ इसमें पित्तज ज्वर में भी इसका प्रयोग करने के लिए आया है। बस्तियों का प्रयोग, निरूबस्तियों का प्रयोग जो ज्यादातर इस्तेमाल में आया है वो वातिक ज्वरों में आया है। वातिक ज्वरों में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इस तरीके से शोधन लंघन का हम प्रयोग कर पाते हैं। शमन लंघन का जो प्रयोग है वो प्रत्येक ज्वर की अवस्था में आया है, चाहे वो वातज हो, चाहे वो पित्तज हो, चाहे वो कफज हो, चाहे वो द्वंद्वज हो, चाहे वो सन्निपातज हो। इन सभी में शमन लंघन का प्रयोग दीपन पाचन औषधियों के रूप में करने के लिए आदेशित है और इस आदेश का पालन करते हुए हम ज्वर की चिकित्सा बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अंत में जो अद्रव्यभूत चिकित्सा है, जैसे कि आतप का सेवन, जो कि कफज ज्वर में जो तृष्णा लंघन का प्रयोग करना, शुद्धा लंघन का प्रयोग करना, वातज ज्वरों में भी, कफज ज्वरों में भी अनेक रेफरेंस आए हैं। अब जो हम कल से इन रेफरेंसेस पे डील करेंगे, एग्जैक्ट रेफरेंस मैं आपके सामने लाऊंगा, किसका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है इन डिटेल, ज्वर में उसके लक्षण क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, उसका पर्याय किस तरीके से यूटिलाइज करना है प्रैक्टिस में, उसकी जो प्रवृत्ति है उसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से सोचते हैं, और साथ ही साथ वातज ज्वर की मूल चिकित्सा के बारे में हम कल वर्णन करेंगे। इसके लिए आप रीड आउट करें, आपको रेफरेंस में बताता हूं। चरक चिकित्सा अध्याय 3, चरक निदान स्थान अध्याय 1, चरक सूत्र स्थान अध्याय 28, चरक विमान स्थान अध्याय 5। इनको अगर आप इन डिटेल जहां जहां पर भी रसवा स्रोतोदुष्टि के हेतु दिए हैं, लक्षण दिए हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में, उसकी चिकित्सा दी है चरक सूत्र स्थान अध्याय 28 में, और लंघन का जो प्रयोग किया है चरक सूत्र स्थान अध्याय 22 में, इन पांचों रेफरेंस को हम सामने रखेंगे। कल आप तैयार रहें, चरक सूत्र स्थान के साथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अपने सामने रखें। हम रेफरेंसेस को लेकर आपको इन डिटेल चिकित्सा बताएंगे। धन्यवाद। सभी लोग सेफ रहें और अपने घरों में ही रहें। अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सभी को घर में रहने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। निरोग स्ट्रीट को फिर से सादर धन्यवाद।